नमस्कार साथियों। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शक्ति लक्ष्य भेदन। आज का टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास, संपूर्ण आधुनिक काल, कवि एवं उनकी रचनाएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आधुनिक काल। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत 1900 से माना जाता है। यह काल अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इस काल में हिंदी साहित्य का चहुमुखी विकास हुआ। यह हिंदी साहित्य की अनेक प्रवृत्तियों एवं परिवर्तनों को लेकर उपस्थित हुआ। इस काल में धर्म, दर्शन, कला एवं साहित्य सभी के नए दृष्टिकोण का आविर्भाव हुआ। हिंदी साहित्य के विकास क्रम को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। पहला है भारतेंदु युग, सन 1850 से 1900 तक। द्विवेदी युग, सन 1900 से 1920 तक। छायावादी युग, सन 1920 से 1936 तक। प्रगतिवादी युग, सन 1936 से 1943 तक। प्रयोगवादी युग, सन 1943 से 1950 तक। नई कविता, सन 1950 से आज तक। भारतेंदु युग। भारतेंदु युग को आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार माना जाता है। इस युग के कवियों में नवीन के प्रति मोह, साथ ही प्राचीन के प्रति आग्रह भी था। भारतेंदु युग नव जागरण का युग है। इसमें नई सामाजिक चेतना उभर कर आई। भारतेंदु युग में देशभक्ति और राजभक्ति तत्कालीन राजनीति का अभिन्न अंग थी, जिसका स्पष्ट प्रभाव इस युग के कवियों में देखा जा सकता है। भारतेंदु युगीन काव्य की विशेषताएं निम्नलिखित है। राष्ट्रीय भावना। इस युग के कवियों ने देश प्रेम की रचनाओं के माध्यम से जनमानस में राष्ट्रीय भावना का बीजारोपण किया। सामाजिक चेतना का विकास। इस काल का काव्य सामाजिक चेतना का काव्य है। इस युग के कवियों ने समाज में व्याप्त अंधविश्वास एवं सामाजिक रूढ़ियों को दूर करने हेतु कविताएं लिखी। हास्य व्यंग्य। हास्य व्यंग्य शैली को माध्यम बनाकर पश्चिमी सभ्यता, विदेशी शासन तथा सामाजिक अंधविश्वासों पर करारे प्रहार किए गए। अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। भारतेंदु युगीन कवियों ने अंग्रेजी भाषा तथा अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के प्रति अपना विरोध कविताओं में प्रकट किया है। विभिन्न काव्य रूपों का प्रयोग। इस काल में काव्य के विविध रूप दिखाई देते हैं, जैसे मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य आदि। भारतेंदु युगीन प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं निम्नलिखित है। भारतेंदु युगीन जो कवि थे उनकी रचनाएं। पहला है भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी। दूसरे है प्रताप नारायण मिश्र, प्रेम पुष्पावली। तीसरे है जगमोहन सिंह, देवयानी। राधाचंद्र गोस्वामी, नवभक्तमाल। अंबिका दत्त व्यास, भारत धर्म। द्विवेदी युग। यह युग कविता में खड़ी बोली के प्रतिष्ठित होने का एक युग है। इस युग के प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी है। इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। इस काल में प्रबंध काव्य भी पर्याप्त संख्या में लिखे गए। अनेक कवियों ने ब्रज भाषा छोड़कर खड़ी बोली को अपनाया। इस काल में खड़ी बोली को ब्रज भाषा के समक्ष काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। साथ ही विकसित चेतना के कारण कवि नई भूमि पर प्रतिष्ठित हुई। द्विवेदी युगीन काव्य की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है देशभक्ति। द्विवेदी युग में देशभक्ति को व्यापक आधार मिला। इस काल में देशभक्ति विषयक लघु एवं दीर्घ कविताएं लिखी गई। दूसरा है अंधविश्वास तथा रूढ़ियों का विरोध। इस काल की कविताओं में सामाजिक अंधविश्वासों और रूढ़ियों पर तीखे प्रहार किए गए। तीसरा है वर्ण प्रधान कविताएं वर्णन। प्रधानता इस युग की कवियों की या कविताओं की विशेषता है वर्णन। चौथा है मानव प्रयोग। द्विवेदी युगीन कविताओं में मानव मात्र के प्रति प्रेम की भावना विशेष रूप से मिलती है। पांचवा है प्रकृति चित्रण। इस युग के कवियों ने प्रकृति के अत्यंत रमणीय चित्र खींचे हैं। प्रकृति का स्वतंत्र रूप में मनोहारी चित्रण मिलता है। द्विवेदी युगीन प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं निम्नलिखित है। मैथिली शरण गुप्त, पंचवटी, जयद्रथ और साकेत, ये इनकी रचनाएं हैं। और रामनेश त्रिपाठी की रचनाएं हैं स्वप्न, पथिक, मिलन। तीसरे है माखनलाल चतुर्वेदी, समर्पण, युगचरण,
चौथे है महावीर प्रसाद द्विवेदी, काव्य मंजूषा सुमन। पांचवे है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, प्रिय प्रवास रसकलश। छायावाद हिंदी साहित्य के आधुनिक चरण में द्विवेदी युग के पश्चात हिंदी काव्य की जो धारा विषय वस्तु की दृष्टि से स्वच्छंद प्रेम भावना, प्रकृति में मानवीय क्रियाकलापों तथा भाव व्यापारों के आरोपण और कला की दृष्टि से लाक्षणिकता प्रधान नवीन अभिव्यंजना पद्धति को लेकर चली, उसे छायावाद कहा गया। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार स्थूल के प्रति सूक्ष्म के विद्रोह को छायावाद माना गया। ये बड़ा महत्वपूर्ण कथन है, इसे याद कीजिएगा। स्थूल के प्रति सूक्ष्म के विद्रोह को छायावाद माना गया है डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। प्रकृति पर चेतना के आरोप को भी छायावाद कहा गया है। रामचंद्र शुक्ल ने प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत कथन को छायावाद माना है, महत्वपूर्ण है ये भी। तीसरा है जयशंकर प्रसाद के अनुसार छायावादी कविता वाणी का वह लावण्य है जो स्वयं में मोती के पानी जैसा छाया, तरलता और युवती के लज्जा भूषण जैसी श्री से युक्त होता है। यह तरल छाया और लज्जा श्री ही छायावादी कवि की वाणी का सौंदर्य है। छायावादी काव्य की विशेषताएं इस प्रकार है। व्यक्तिवाद की प्रधानता, छायावाद में व्यक्तिगत भावनाओं की प्रधानता है। वहाँ कवि अपने सुख, दुख एवं हर्ष शोक को ही वाणी प्रदान करते हुए खुद को अभिव्यक्त करता है। दूसरा है श्रृंगार भावना, छायावादी काव्य मुख्यतः श्रृंगारी काव्य है, किंतु उसका श्रृंगार अतीन्द्रिय सूक्ष्म श्रृंगार है। छायावाद का श्रृंगार उपयोग की वस्तु नहीं अपितु कौतूहल और विस्मय का विषय है। उसकी अभिव्यंजना में कल्पना और सूक्ष्मता है। तीसरा, प्रकृति का मानवीकरण, प्रकृति पर मानव व्यक्ति का आरोप छायावाद की एक प्रमुख विशेषता है। छायावादी कवियों ने प्रकृति को अनेक रूपों में देखा है। कवि प्रकृति को नारी के रूप में देखकर उसके सूक्ष्म सौंदर्य का चित्रण किया है। अज्ञात सत्ता के प्रति प्रेम, अज्ञात सत्ता के प्रति कवि में हृदयंगम या हृदयगत प्रेम की अभिव्यक्ति पाई जाती है। इस अज्ञात सत्ता को कवि कभी प्रेयसी के रूप में, कभी चेतन प्रकृति के रूप में देखता है। छायावाद की यह अज्ञात सत्ता ब्रह्म से भिन्न है। पांचवा है नारी के प्रति भावना, नवीन भावना। छायावाद में श्रृंगार और सौंदर्य का संबंध में नारी से है। रीतिकालीन नारी की तरह छायावादी नारी प्रेम की पूर्ति का साधन मात्र नहीं है, वह इस पार्थिव जगत की स्थूल नारी न होकर भाव जगत की सुकुमार देवी है। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रतिनिधि कवि है, ये महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जाता है। छायावाद की त्रयी, प्रसाद, पंत और निराला। छायावाद के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं इस प्रकार है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी, आंसू, लहर, महादेवी वर्मा, निर्जा, निहार, रश्मि, सांदी गीत। सुमित्रा नंदन पंत, पल्लव, गुंजन, ग्रंथि, वीणा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अनामिका, गीतिका, परिमल। राम कुमार वर्मा, आकाशगंगा, निशीथ, चित्ररेखा। रहस्यवाद, हिंदी कविता में रहस्यवाद का काल निर्धारण करना कठिन है, क्योंकि रहस्यवाद सृष्टि के आरंभ से ही कवियों को प्रिय रहा है। वेदों में उषा, मेघ, सरिता आदि के वर्णन में अव्यक्त परमात्मा के स्वरूप को लक्षित किया गया है। यह प्रकृति और जगत ही रहस्यमय है। कण कण में परमात्मा के होने का आभासी रहस्यवाद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैत है, भावना के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। जहाँ कवि इस अनंत परम तत्व और अज्ञात प्रीतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से अभिव्यंजना करता है, वह रहस्यवाद है। रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद को भारतीय साहित्य की विशिष्ट उपलब्धि माना है। बाबू गुलाब राय ने प्रकृति में मानवीय भावों का आरोप कर जड़ चेतन के एकीकरण की प्रवृत्ति के लाक्षणिक प्रयोगों को रहस्यवाद कहा है। मुकुटधर पांडे के अनुसार प्रकृति में सूक्ष्म सत्ता का दर्शन ही रहस्यवाद है। ये पूछा जाता है मुकुटधर पांडे का भी, प्रकृति में सूक्ष्म सत्ता का दर्शन ही रहस्यवाद है। रहस्यवादी काव्य की विशेषता है इस प्रकार है। पहला है अलौकिक सत्ता के प्रति प्रेम। इस युग की
कविताओं में अलौकिक सत्ता के प्रति जिज्ञासा, प्रेम व आकर्षण के भाव व्यक्त हुए हैं। परमात्मा से विरह मिलन का भाव। आत्मा को परमात्मा की विरणी मानते हुए उससे विरह व मिलन के भाव व्यक्त किए गए हैं। तीसरा है जिज्ञासा की भावना। सृष्टि के समस्त क्रियाकलापों तथा अदृश्य ईश्वरीय सत्ता के प्रति जिज्ञासा के भाव प्रकट किए गए हैं। प्रतीकों का प्रयोग। प्रतीकों के माध्यम से भावाभिव्यक्ति की गई है। प्रमुख छायावादी कवि एवं उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। पहला है सुमित्रानंदम पंत, स्वर्ण धूलि, वीणा, महादेव वर्मा, यामा, जयशंकर प्रसाद, आंसू, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, परिमल, नए पत्ते, अनिमा। छायावाद एवं रहस्यवाद में अंतर निम्नलिखित है। छायावाद में कल्पना की प्रधानता है, जबकि रहस्यवाद में चिंतन की प्रधानता है। छायावाद में भावना की प्रधानता है, जबकि रहस्यवाद में ज्ञान व बुद्धि तत्व की प्रधानता है। छायावाद के मूल में प्रकृति है, जबकि रहस्यवाद की प्रकृति दार्शनिक है। छायावाद में नारी की सुंदरता का अंकन है, जबकि रहस्यवाद में परमात्मा के सौंदर्य का चित्रण है। छायावाद में स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, जबकि रहस्यवाद में परमात्मा के प्रति प्रेम की भावना की अभिव्यक्ति है। छायावाद में नियमबद्धता तथा मर्यादा का उल्लंघन है, जबकि रहस्यवाद में यथासंभव मर्यादा, पवित्रता तथा स्वच्छंदता का समावेश है। प्रगतिवाद। प्रगतिवाद भौतिक जीवन से उदासीन, आत्मनिर्भर, सूक्ष्म, अंतर्मुखी प्रवृत्ति के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में लोक के विरुद्ध स्थूल जगत की तार्किक प्रतिक्रिया है। यह काव्यधारा कला की अपेक्षा जीवन को, व्यक्ति की अपेक्षा समाज को और स्वाद उन्नति की अपेक्षा सर्वानुभूति को प्रधानता देती है। प्रगतिवादी काव्य की विशेषता इस प्रकार है। पहला है शोषण के प्रति विद्रोह और शोषितों के प्रति सहानुभूति। प्रगतिवादी कवियों ने किसानों, मजदूरों पर किए जाने वाले पूंजीपतियों के अत्याचार के प्रति अपना विरोध व्यक्त किया है। दूसरा है आर्थिक व सामाजिक समानता पर बल। इस युग के कवियों ने आर्थिक एवं सामाजिक समानता पर बल देते हुए निम्न वर्ग और उच्च वर्ग के अंतर को स्पष्ट समाप्त करने पर बल दिया है। तीसरा है नारी शोषण विरुद्ध मुक्ति का स्वर। प्रगतिवादी कवियों ने नारी को उपभोग की वस्तु नहीं समझा, वरन उसे सम्मानजनक स्थान दिया है। नारी को शोषण से मुक्त कराने हेतु भी इन्होंने प्रयास किए हैं। ईश्वर के प्रति अनास्था। इस काव्य काल के कवियों ने ईश्वर के प्रति अनास्था का भाव व्यक्त किया है। वे ईश्वरीय शक्ति की तुलना में मानवीय शक्ति को अधिक महत्व देते हैं। प्रतीकों का प्रयोग। अपनी भावना को स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए इस काल के कवियों ने प्रतीकों का सहारा लिया है। प्रकृतिवाद के प्रमुख कवि और उनकी रचना इस प्रकार है। नागार्जुन, युगधारा, केदारनाथ अग्रवाल, युग की गंगा, त्रिलोचन, धरती, रांगे राघव, पांचाली, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, कोकण। ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। प्रयोगवाद। अज्ञे ने लिखा है, ये कवि नवीन राहों के अन्वेषी है। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि अज्ञे द्वारा लिखा गया ये कथन जो है ये नवीन राहों के अन्वेषी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अज्ञे के संपादन में प्रतीक मासिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ। इसमें प्रयोगवाद का स्पष्ट स्वरूप हुआ। सबसे पहले प्रथम तार सप्तक का संपादन हुआ सन 1951 में, दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन हुआ और तीसरा तार सप्तक। जीवन और जगत के प्रति अनास्था प्रयोगवाद का एक आवश्यक तत्व है। साम्यवाद के प्रति भी अनास्था उत्पन्न कर देना उसका लक्ष्य है। वह कला को केवल कला के लिए, अपने अहम की अभिव्यक्ति के लिए की मानता है। अहम का विसर्जन तथा साहित्य का सामाजिकरण इसका महत्वपूर्ण लक्षण है। इन कवियों की अनुभूति का केंद्र अहम है। इनकी वाणी में मैं का तीव्र विस्फोट हुआ है। प्रयोगवादी काव्य की प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। प्रेम भावना का खुला चित्रण। इन्होंने प्रेम भावनाओं का अत्यंत खुला चित्रण कर उसमें अश्लीलता का समावेश कर दिया। दूसरा है निराशावाद की प्रधानता। इस काल के कवियों ने मानव मन की निराशा, कुंठा व हताशा का यथातथ्य रूप में वर्णन किया है। अहम की प्रधानता। फ्रायड के मनोविश्लेषण से प्रभावित ये कवि अपने अहम को अधिक महत्व देते हैं। चौथा है रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। इस काल की कविताओं में रूढ़ियों के प्रति विद्रोह का स्वर मुखरित हुआ है। इन कवियों ने रूढ़ि मुक्त नवीन समाज की स्थापना पर बल दिया है। पांचवा है काव्य की प्रधानता। इस काल के कवियों ने व्यक्ति व समाज दोनों पर अपनी व्यंग्यात्मक
लेखनी चलाई है। प्रमुख प्रयोगवादी कवि एवं उनकी रचना इस प्रकार है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा रचित हरी घास पर चढ़ पर। दूसरा है धर्मवीर भारती, अंधा युग, ठंडा लोहा। तीसरा है गिरिजा कुमार माथुर, धूप के दान, नाश और निर्माण। चौथा भात भूषण अग्रवाल, ओ अप्रस्तुत मन, नरेश मेहता, वन फाकी। प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद में अंतर इस प्रकार है। प्रगतिवाद में मध्यम वर्गीय हताशा, कुंठा, मनस्थिति की ऊहापोह का अंकन है, जबकि प्रयोगवाद में शोषितों, दलितों तथा गरीबों की दशा का वास्तविक चित्रण है। प्रगतिवाद में सरल भाषा शैली अपनाकर अपनी बात को जन सामान्य तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है, जबकि प्रयोगवाद में अनपढ़ शब्दावली, असंबद्ध उपमाओं तथा रूपकों का प्रयोग किया गया है। प्रगतिवाद में जिंदगी का यथार्थ चित्रण है, जबकि प्रयोगवाद में बौद्धिकता की प्रधानता है। प्रगतिवादी जनसाधारण से सहानुभूति रखते हैं, जबकि प्रयोगवाद में व्यक्तिगता की प्रधानता है। नई कविता, प्रयोगवादी कविता का ही आगे का दौर नई कविता के रूप में उभरा है। वस्तुतः नई कविता की विषय वस्तु मात्र चमत्कार न होकर एक भोगा हुआ जीवन यथार्थ है। नई कविता परिस्थितियों की उपज है। पहली बार मनुष्य की व्यवस्था, असहायता तथा निरुपायता सामने आई और अपने अस्तित्व का संकट अनुभव किया। घुटन, आक्रोश और नैराश्य में व्यंग का जन्म लेना स्वाभाविक है। इसलिए नई कविता में व्यंग की भी प्रधानता रही है। नई कविता की प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। पहला, लघु मानव। लघु मानववाद की प्रतिष्ठा, मानव जीवन को महत्वपूर्ण मानकर उसे अर्थपूर्ण दृष्टि प्रदान की गई। दूसरा, प्रयोगों में नवीनता, नए नए भावों को नए नए शिल्प विधानों में प्रस्तुत किया गया है। तीसरा, अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण, मानव व सामाजिक दोनों की अनुभूतियों का सच्चाई के साथ चित्रण किया गया है। चौथा है बिंब, प्रयोगवादी कवियों ने नूतन बिंबों की खोज की है। पांचवा है व्यंग की प्रधानता, इस काल में मानव जीवन की विसंगतियों, विकृतियों एवं अनैतिकतावादी मान्यताओं पर व्यंग रचनाएं लिखी गई है। नवीन कविता के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं इस प्रकार है। भवानी प्रसाद मिश्र, सन्नाट, गीत फरोश, कुंवर नारायण, चक्रव्यूह, आमने सामने, जगदीश गुप्त, नाव के पाव, बोधि वृक्ष, दुष्यंत कुमार, सूर्य का स्वागत, साय में धूप, श्रीकांत वर्मा, माया दर्पण, मगध, नवगीत। नई कविता ने जब गीता को नकारना प्रारंभ किया, तब नवगीत का जन्म हुआ। नवगीतों की प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। अपने युग के परिवेश को प्रस्तुत करना, अभिव्यक्ति में सर्वत्र मौलिकता दिखाई देती है। प्रमुख नवगीतकार एवं उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। वीरेंद्र मिश्र, झुलसा है छाया, नट धूप में, गीतम। शंभुनाथ सिंह, दर्द जहां नीला है, नवगीत दशक। रामनाथ अवस्थी, बंद न करना द्वार, सोम ठाकुर, एक ऋचा पाटल की। लोकगीतों की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। लोकगीतों में सामान्य जनजीवन का सजीव चित्रण होता है। लोकगीतों में संगीतात्मकता का सहज प्रभाव होता है, जो श्रोता को आकर्षित कर लेता है। तो इस प्रकार साथियों, ये संपूर्ण आधुनिक काल को एक महत्वपूर्ण कवि उनकी रचनाओं के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। साथियों, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। धन्यवाद।